ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये महज एक कहानी नहीं है। ये एक ऐसा सच है जो दिल्ली के एक मेडिकल कॉलेज की बंद दीवारों के पीछे घटा था। मेरा नाम अनिरुद्ध है और यह वाकया मुझे मेरे एक सीनियर डॉक्टर ने सुनाया था, जो उस कॉलेज में कभी पढ़ाया करते थे। उन्होंने खुद अपनी आंखों से वो सब देखा था जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां आपसे छूट न जाए। और हां, कहानी खत्म होने पर मुझे जरूर बताइएगा कि कैसी लगी और आप इसे किस शहर से सुन रहे हैं। अपना नाम भी लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि मेरी आवाज कहां कहां तक पहुंच रही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अंधेरी दास्तान को। डॉक्टर आर्यन मेहरा। यह नाम दिल्ली के उस मेडिकल कॉलेज में एक अजीब सनक और जुनून की मिसाल था। 30 साल का नौजवान, तेज दिमाग, मगर उसकी सोच कुछ अलग ही धारा में बहती थी। जहां दूसरे डॉक्टर्स जिंदा मरीजों को बचाने में लगे रहते थे, वहीं आर्यन की दिलचस्पी मृत देहों में छुपे रहस्यों को जानने में थी। उसकी स्पेशलाइजेशन थी फॉरेंसिक मेडिसिन में और उसकी रिसर्च का विषय था मृत शरीर में शेष चेतना की संभावना। जी हां, आपने सही सुना। आर्यन का मानना था कि मौत के बाद भी इंसान के शरीर में कहीं ना कहीं, किसी कोने में चेतना की एक महीन सी लकीर बाकी रह जाती है। वो कहता था, मौत एक पल में नहीं आती, वो एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया के दौरान शरीर के कुछ हिस्से अभी भी महसूस करते हैं, सुनते हैं, शायद सोचते भी हैं। कॉलेज के दूसरे प्रोफेसर्स उसे सनकी कहते थे। छात्र उससे डरते थे क्योंकि वो अक्सर मॉर्चुअरी में देर रात तक अकेले काम करता रहता था। उसकी प्रयोगशाला कॉलेज की बिल्डिंग के सबसे पुराने हिस्से में थी। एक अंधेरा, नम और सर्द कमरा, जहां हमेशा फॉर्मल्डिहाइड और मौत की बू आती रहती थी। आर्यन का कोई परिवार नहीं था। मां बाप बचपन में ही एक दुर्घटना में गुजर गए थे। शायद यही वजह थी कि मौत उसे डराती नहीं थी, बल्कि आकर्षित करती थी। उसके क्वार्टर में किताबों के अलावा कुछ नहीं था, सिर्फ मेडिकल जर्नल्स, पुराने शोध पत्र और दीवारों पर चिपकी हुई इंसानी शरीर रचना की तस्वीरें। लोग कहते थे कि आर्यन का दिमाग थोड़ा घूम गया है। कुछ तो ये भी कहते थे कि वो मुर्दों से बातें करता है, मगर सच ये था कि आर्यन बस इतना चाहता था, मौत के पार झांकना। वो समझना चाहता था कि जब सांस रुक जाती है तो क्या सच में सब कुछ खत्म हो जाता है, या फिर कोई ऐसी दुनिया है जो हमारी समझ से परे है। उसके प्रयोग अक्सर रात में होते थे। वो लाशों पर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन करता, उनके दिमाग की तरंगें मापता और नोट्स भरता जाता। उसकी डायरी में एक जगह लिखा था, मौत एक दरवाजा है, ताला नहीं, और मैं उसकी चाबी ढूंढ रहा हूं। कॉलेज का डीन डॉक्टर वर्मा उससे नाराज रहते थे। एक बार उन्होंने उसे बुलाकर कहा था, आर्यन, तुम्हारी रिसर्च की हद पार हो रही है, मुर्दों को इज्जत दो, उन्हें टुकड़े टुकड़े मत करो। मगर आर्यन ने सिर्फ मुस्कुराकर जवाब दिया था, सर, विज्ञान इज्जत नहीं, सच्चाई मांगता है। और फिर एक रात ऐसी आई जब सच्चाई ने खुद आर्यन के सामने अपना असली चेहरा दिखा दिया। एक ऐसी रात जिसने उसकी जिंदगी ही नहीं, बल्कि उसकी मौत की भी तस्वीर बदल दी। उस रात दिल्ली में जोरदार बारिश हो रही थी। मॉनसून का आखिरी महीना था और आसमान से पानी ऐसे बरस रहा था जैसे किसी ने बादलों को फाड़ दिया हो। कॉलेज की बिल्डिंग सुनसान थी। सिर्फ मॉर्चुअरी की खिड़की से रोशनी झलक रही थी, आर्यन की रोशनी। वो हमेशा की तरह अपनी लैब में था, अपनी किताबों और नोट्स के बीच खोया हुआ। उस वक्त उसे ये नहीं पता था कि आज रात एक ऐसी लाश उसकी लैब में आने वाली है जो उसकी सारी समझ को उलट पलट कर रख देगी। एक ऐसी लाश जो सिर्फ मरी हुई नहीं थी, बल्कि कुछ और थी, कुछ ऐसा जिसे समझाने के लिए साइंस के पास कोई शब्द नहीं था। आर्यन अपनी मेज पर बैठा अपनी डायरी में लिख रहा था, क्या होगा अगर मौत सिर्फ एक नींद हो, और अगर कोई उस नींद से जगा दे तो? वो नहीं जानता था कि उसका यह सवाल अगली सुबह तक उसकी अपनी कहानी बन जाएगा। रात के करीब 11 बजे होंगे। बारिश की आवाज में एक एम्बुलेंस के सायरन की आवाज घुल गई। मॉर्चुअरी के बाहर गाड़ी रुकी और 2 पुलिस वाले और एक ड्राइवर उतरे। उनके पीछे एक स्ट्रेचर पर सफेद चादर से ढकी हुई एक लाश थी। आर्यन अपनी लैब से बाहर आया। उसने सायरन की आवाज सुन ली थी।
वो जानता था कि ऐसी रात में कोई नई लाश आने वाली है। उसने अपना सफेद कोट पहना और दरवाजा खोल दिया। डॉक्टर साहब, यह लाश आपकी है, एक पुलिस वाले ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। कहां मिली? आर्यन ने पूछा। यमुना किनारे। किसी ने फोन किया था कि एक लड़की की लाश पड़ी है। हम पहुंचे तो देखा, बिल्कुल ताजा, शायद 2-3 घंटे पहले की मौत हुई होगी। पहचान? नहीं, कोई सामान नहीं था उसके पास, ना मोबाइल ना बटुआ, बस एक सफेद साड़ी थी उस पर। आर्यन ने स्ट्रेचर की तरफ देखा। सफेद चादर के नीचे से एक हाथ बाहर लटक रहा था, लंबी पतली उंगलियां जिन पर हल्की मेहंदी के निशान अभी भी बाकी थे। पुलिस वालों ने स्ट्रेचर को अंदर धकेला और लैब की मेज पर लाश को रख दिया। डॉक्टर साहब, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल तक चाहिए, डीन साहब को बता देंगे। आर्यन ने सिर हिलाया। पुलिस वाले चले गए। अब लैब में सिर्फ आर्यन था और वो लाश। उसने धीरे से चादर को हटाया और फिर वो रुक गया। उसकी सांसें एक पल के लिए थम गई। सामने पड़ी थी एक लड़की, उम्र शायद 25-26 साल, गोरा रंग, लंबे काले बाल जो अभी भी गीले थे, चेहरा बिल्कुल साफ, कोई चोट नहीं, कोई खरोंच नहीं। होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो सो रही हो, मरी नहीं। आंखें बंद थीं, मगर पलकों पर काजल के हल्के निशान अभी भी बाकी थे। आर्यन ने कई 100 लाशें देखी थीं, मगर ये अलग थी, बहुत अलग। वो मुर्दा नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी नींद में डूबी हो। उसने अपने हाथ से उसकी कलाई पकड़ी, नाड़ी की जांच के लिए। ठंडी थी, मगर उतनी नहीं जितनी एक मुर्दा शरीर की होनी चाहिए। अजीब है, उसने खुद से कहा। उसने स्टेथोस्कोप उठाया और छाती पर रखा। कुछ नहीं। दिल की धड़कन बंद थी, फेफड़े काम नहीं कर रहे थे, मगर फिर भी उसे लग रहा था जैसे कोई चीज गलत है, जैसे ये लाश पूरी तरह मरी नहीं है। उसने लाइट्स और तेज कर दी, फिर अपने नोटपैड पर लिखना शुरू किया। केस नंबर 147, महिला, उम्र 24-26 अनुमानित, मृत्यु का समय संभवतः 2-3 घंटे पूर्व, मृत्यु का कारण अज्ञात, शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं, असामान्य जीवंतता, मृत प्रतीत नहीं होती। उसने पेन रखा और फिर से उस लड़की की तरफ देखा। तभी उसे लगा जैसे उसकी पलकें हिली। वो झटके से पीछे हटा। नहीं, यह सिर्फ लाइट की वजह से हुआ होगा, उसने खुद को समझाया, मगर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसने फिर से उसके चेहरे को ध्यान से देखा। वो मुस्कान, वो अजीब, शांत, रहस्यमयी मुस्कान, जैसे वो कुछ जानती हो, जैसे उसे पता हो कि आर्यन उसे देख रहा है। आर्यन ने घड़ी देखी। आधी रात हो चुकी थी, बारिश अब भी थमी नहीं थी। उसने तय किया कि वो इस लाश पर खुद रिसर्च करेगा, किसी को बताएगा नहीं। यह केस उसके लिए कुछ खास था, कुछ ऐसा जो उसकी पूरी थ्योरी को साबित कर सकता था। उसने लाश को फ्रीजर में नहीं रखा, बल्कि डिसेक्शन टेबल पर ही छोड़ दिया, एक सफेद चादर से ढककर। जब वो लैब से निकल रहा था तो उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। चादर के नीचे से वो हाथ फिर बाहर लटक आया था। आर्यन ने सोचा, शायद मैंने ढंग से नहीं रखा होगा, मगर कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक आवाज फुसफुसा रही थी, या शायद उसने खुद हाथ बाहर निकाला है। वो हिल गया, अपना सिर झटका और लैब से बाहर निकल गया। मगर उस रात अपने क्वार्टर में लेटे हुए भी उसे नींद नहीं आई। उसे बार बार वो चेहरा याद आ रहा था, वो मुस्कान, वो बंद पलकें और वो ठंडा मगर जीवंत शरीर। सुबह होने से पहले उसने अपनी डायरी में एक और लाइन लिखी, शायद मौत सिर्फ एक भ्रम है और शायद आज मैं उस भ्रम के पार झांक सकूं। मगर वो नहीं जानता था कि वो भ्रम नहीं था, वो सच था, और वो सच उसे जल्द ही अपनी गिरफ्त में ले लेने वाला था। अगली शाम जब आर्यन कॉलेज पहुंचा तो उसकी हालत कुछ अजीब थी। रात भर नींद नहीं आई थी। बार बार वही चेहरा, वही मुस्कान उसके सामने घूम रही थी। उसने कई बार खुद को समझाया कि यह सब सिर्फ थकान है, ज्यादा सोचने का नतीजा है, मगर दिल कहीं और ही कह रहा था। कॉलेज में दिन भर की भाग दौड़ के बाद शाम 6 बजे तक सब लोग अपने घरों को निकल जाते थे।
सिर्फ चौकीदार रमेश काका रह जाते थे, जो अपनी झोपड़ी में सो जाते थे, और फिर वो पूरी इमारत आर्यन की होती थी, सुनसान, खामोश, सिर्फ अंधेरे और उसकी सांसों की आवाजों से भरी। आर्यन ने अपना बैग रखा और सीधा मॉर्चुअरी की तरफ बढ़ा। दिल तेजी से धड़क रहा था, हाथों में हल्का कंपन था। वो खुद को समझ नहीं पा रहा था, यह घबराहट थी या उत्सुकता। उसने चाबी से ताला खोला और अंदर दाखिल हुआ। लाइटें जलाईं। सफेद ट्यूबलाइट की तेज रोशनी में पूरा कमरा नहा गया। बीच में रखी डिसेक्शन टेबल पर वही सफेद चादर पड़ी थी और उसके नीचे वो लाश। आर्यन ने गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे उस टेबल के पास गया। उसने चादर को हटाया। वो लड़की वहीं थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कल रात थी। मगर एक बात अजीब थी, उसके चेहरे पर अब भी वही ताजगी थी। कोई सड़न नहीं, कोई बदबू नहीं, जबकि 24 घंटे हो चुके थे। यह कैसे हो सकता है? आर्यन ने खुद से पूछा। उसने अपने दस्ताने पहने, फिर अपने इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रे को पास खींचा। उसने तय किया था कि आज वो इस शरीर पर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन का प्रयोग करेगा। यह एक पुरानी तकनीक थी जिसमें मृत मांसपेशियों में हल्का करंट दिया जाता था ताकि उनकी प्रतिक्रिया देखी जा सके। आर्यन ने छोटी छोटी इलेक्ट्रोड्स उठाई। उसने पहले उसकी बाईं कलाई पर एक इलेक्ट्रोड लगाया, फिर दाईं कलाई पर, फिर उसने माथे पर भी एक इलेक्ट्रोड चिपकाया। उसके हाथ कांप रहे थे, पता नहीं क्यों, मगर उसे लग रहा था जैसे वो कुछ गलत कर रहा है, जैसे किसी की नींद में खलल डाल रहा हो। उसने मशीन ऑन की, डायल को हल्का घुमाया, सिर्फ 2 वोल्ट, और फिर स्विच दबाया। एक हल्की सी कड़कड़ाहट हुई और उस लड़की की उंगलियां हिली। आर्यन का दिल धक से रह गया। उसने झटके से स्विच बंद कर दिया। सांस फूल रही थी। उसने पीछे हटकर दीवार का सहारा लिया। नहीं, यह तो होना ही था। करंट की वजह से मसल्स रिएक्ट करती हैं, यह नॉर्मल है, उसने खुद को समझाया। मगर जो उसने अभी देखा था वो सिर्फ मसल्स का रिएक्शन नहीं था। वो हरकत इरादतन थी, जैसे किसी ने होशपूर्वक उंगलियां मोड़ी हों। आर्यन ने फिर हिम्मत जुटाई। उसने नोटपैड उठाया और लिखा, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन 2V, तुरंत प्रतिक्रिया, उंगलियों में गति, असामान्य रूप से तीव्र, सामान्य मृत ऊतकों से भिन्न। उसने फिर से स्विच की तरफ हाथ बढ़ाया। इस बार उसने 3 वोल्ट सेट किया। स्विच दबाया। इस बार उस लड़की का पूरा हाथ थोड़ा उठा, कोहनी मुड़ी और फिर वापस टेबल पर गिर गई। आर्यन के माथे पर पसीना आ गया। कमरे में एसी चल रहा था, मगर उसे गर्मी महसूस हो रही थी। उसने फिर से स्विच बंद किया। इस बार उसने माथे पर लगे इलेक्ट्रोड पर फोकस किया। उसने सोचा, अगर दिमाग में कोई एक्टिविटी बाकी है तो वो अभी पता चल जाएगी। उसने ईईजी मशीन कनेक्ट की, वो मशीन जो दिमाग की तरंगों को मापती है। स्क्रीन पर लाइनें उभरने लगी। शुरू में सब सीधा था, फ्लैट लाइन, मतलब कोई एक्टिविटी नहीं। मगर फिर एक हल्की सी लहर, फिर एक और। आर्यन की आंखें फैल गईं। ये कैसे हो सकता है? स्क्रीन पर अब हल्की हल्की वेव्स आ रही थीं, बिल्कुल वैसी जैसी एक सोए हुए इंसान की होती हैं। आर्यन का दिमाग सुन्न हो गया। उसकी सारी मेडिकल ट्रेनिंग, सारे ज्ञान का कोई मतलब नहीं रह गया था। यह सब साइंस के नियमों के खिलाफ था। वो मुर्दा थी। उसका दिल नहीं धड़क रहा था, सांस नहीं थी, मगर दिमाग अभी भी कुछ महसूस कर रहा था। तभी कमरे की लाइट एक बार टिमटिमाई। आर्यन ने ऊपर देखा। ट्यूबलाइट कुछ सेकंड के लिए बुझी, फिर जली। उसने अपने चारों तरफ देखा। सब कुछ वैसा ही था, मगर हवा में कुछ बदलाव था, जैसे कोई मौजूद हो। उसने वापस लड़की की तरफ देखा और इस बार उसकी सांस रुक गई। उस लड़की के होंठ हिले, हल्का सा, मगर हिले जरूर। आर्यन पीछे हटा। उसके हाथ से स्टेथोस्कोप गिर गया। फर्श पर गिरकर वो खनका। नहीं, यह सिर्फ इल्यूजन है। मैं थक गया हूं, मुझे आराम चाहिए। मगर उसके पैर हिले नहीं। वो वहीं खड़ा रहा, उस लड़की को देखता रहा। और फिर एक धीमी सी आवाज गूंजी, आर्यन। बहुत हल्की, जैसे हवा में घुली हुई।
आर्यन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कौन कौन है? कोई जवाब नहीं आया। उसने इधर उधर देखा। कमरे में कोई नहीं था, दरवाजा बंद था। उसने फिर से उस लड़की की तरफ देखा। उसकी पलकें हल्की सी कांपी। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। आर्यन ने सारी मशीनें बंद कर दी, इलेक्ट्रोड्स हटाए और चादर को उस लड़की के ऊपर डाल दिया। फिर वो तेजी से लैब से बाहर निकला, दरवाजे पर ताला लगाया और सीधा अपने क्वार्टर की तरफ भागा। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था, माथे पर पसीने की बूंदें थीं। वो अपने कमरे में पहुंचा, दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर गिर गया। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांसें ली। मैं सिर्फ थक गया हूं, कल सब ठीक हो जाएगा। मगर जब उसने आंखें खोली तो उसे अपने कमरे की खिड़की के बाहर कुछ दिखा। एक परछाई, एक औरत की परछाई, लंबे बाल, सफेद कपड़े। वो खड़ी थी खिड़की के बाहर, उसे देख रही थी। आर्यन चीखना चाहता था मगर आवाज नहीं निकली। फिर वो परछाई धीरे धीरे मुस्कुराई और गायब हो गई। आर्यन ने अपना सिर तकिए में छुपा लिया। पूरी रात वो ऐसे ही पड़ा रहा, कांपता हुआ, डरा हुआ, और उसके कानों में बार बार वही आवाज गूंज रही थी, आर्यन। अगले 3 दिन आर्यन ने लैब में जाने से परहेज किया। उसने डीन साहब को बहाना बनाया कि वो बीमार है। असल में वो डरा हुआ था। उस रात जो कुछ हुआ था वो उसके दिमाग से निकल नहीं रहा था। वो परछाई, वो आवाज, वो हरकतें। उसने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि ये सब उसकी कल्पना थी, थकान का असर था, मगर दिल में कहीं वो जानता था ये सच था। तीसरी रात जब वो अपने बिस्तर पर लेटा था तो फिर से वही हुआ। रात के करीब 2 बजे होंगे। बाहर सन्नाटा था। आर्यन की आंखें बंद थीं मगर नींद नहीं आ रही थी। वो करवट बदल रहा था। तभी उसे आवाज सुनाई दी, आर्यन। बहुत धीमी, जैसे कोई कानों में फुसफुसा रहा हो। उसकी आंखें खुल गईं। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से चांद की हल्की रोशनी आ रही थी। आर्यन, ये आवाज फिर आई, इस बार ज्यादा साफ। आर्यन बिस्तर पर उठ बैठा। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। कौन है? कौन है वहां? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, मगर फिर उसे अपनी पीठ के पीछे कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई सांस ले रहा हो, ठंडी सांस। आर्यन ने धीरे से मुड़कर पीछे देखा और वहां अंधेरे में एक चेहरा था। वही लड़की, वही जो मॉर्चुअरी में पड़ी थी। वो उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं, गहरी, काली और खाली। आर्यन चीखा और बिस्तर से नीचे गिर गया। जब उसने दोबारा देखा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली दीवार। उसकी सांसें फूल रही थीं, पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। ये सपना था, बस एक सपना। मगर जब उसने अपने तकिए की तरफ देखा तो उस पर गीले बालों के निशान थे और एक हल्की सी खुशबू, गीली मिट्टी और यमुना के पानी की। आर्यन का दिल बैठ गया। अगली सुबह वो सीधा अपने सीनियर डॉक्टर राजेश के पास गया। डॉक्टर राजेश उम्र में उससे बड़े थे और मनोविज्ञान में भी रुचि रखते थे। क्या हुआ आर्यन, तुम ठीक तो हो? चेहरा एकदम पीला पड़ गया है, डॉक्टर राजेश ने पूछा। आर्यन ने हिचकिचाते हुए सब कुछ बता दिया, लाश के बारे में, प्रयोग के बारे में और उन आवाजों के बारे में। डॉक्टर राजेश ने गंभीरता से सुना, फिर बोले, आर्यन, तुम ओवरवर्क कर रहे हो। तुम्हारा दिमाग थक गया है। यह सब हैलुसिनेशन है, तुम्हें छुट्टी चाहिए। मगर सर, वो निशान, वो खुशबू। आर्यन, माइंड बहुत पावरफुल चीज है। वो ऐसी चीजें दिखा सकता है जो असल में नहीं है। आर्यन चुप हो गया। शायद डॉक्टर राजेश सही कह रहे थे, मगर उस रात फिर वही हुआ। इस बार आवाज और साफ थी, आर्यन, मुझे छोड़ो मत। और इस बार उसने महसूस किया कोई उसका हाथ पकड़ रहा है, ठंडा हाथ। आर्यन ने लाइट ऑन की और अपने हाथ पर उंगलियों के निशान देखे।
नीले निशान, जैसे किसी ने बहुत जोर से पकड़ा हो। अब उसे पक्का यकीन हो गया, यह सिर्फ उसका दिमाग नहीं था, कुछ था, कोई था, और वो उसके पीछे थी। 5वें दिन आर्यन ने एक फैसला लिया, वो भागेगा नहीं, वो सामना करेगा। जो कुछ भी हो रहा है उसे समझना होगा, एक वैज्ञानिक की तरह, एक डॉक्टर की तरह। डर से भागना उसके स्वभाव में नहीं था। शाम को 6 बजे जब कॉलेज खाली हो गया, आर्यन फिर से मॉर्चुअरी की तरफ बढ़ा। इस बार उसके हाथ में एक छोटी सी डायरी थी जिसमें उसने पिछले 5 दिनों की सारी घटनाएं लिख रखी थीं। उसने सोचा, अगर कुछ हुआ तो कम से कम सबूत तो रहेगा। उसने लैब का दरवाजा खोला। अंदर वही ठंडी नम हवा थी, फॉर्मल्डिहाइड की गंध, और बीच में वही टेबल जिस पर सफेद चादर से ढकी वो लाश पड़ी थी। आर्यन ने लाइटें जलाईं, धीरे धीरे टेबल के पास गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर इस बार डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। उसने चादर को हटाया। वो लड़की वहीं थी, मगर इस बार कुछ और भी बदल गया था। उसके गालों पर हल्की सी लाली थी, होंठ सूखे नहीं थे बल्कि थोड़े नम लग रहे थे, और उसके बाल पहले जो उलझे हुए थे अब सलीके से फैले हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें संवारा हो। आर्यन ने अपना हाथ उसकी कलाई पर रखा और वो सन्न रह गया। गर्मी हल्की सी मगर थी। उसका शरीर ठंडा नहीं था। ये कैसे हो सकता है? उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा। उसने तुरंत थर्मामीटर उठाया, त्वचा पर रखा, कुछ सेकंड इंतजार किया। रीडिंग 29 डिग्री सेल्सियस। एक जिंदा इंसान का तापमान 37 डिग्री होता है, मगर एक मृत शरीर का तापमान कमरे के तापमान के बराबर हो जाता है, यानी 22-24 डिग्री। मगर यह 29 था। यह बढ़ रहा है, उसका तापमान बढ़ रहा है। आर्यन के हाथ कांपने लगे। उसने स्टेथोस्कोप उठाया और उसकी छाती पर रखा। कुछ नहीं, दिल की धड़कन अभी भी नहीं थी, मगर फिर भी गर्मी थी। उसने अपना हाथ उसके माथे पर रखा। वो भी गर्म था, जैसे कोई हल्के बुखार में हो। आर्यन पीछे हटा। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने अपनी डायरी उठाई और लिखने लगा। 5वां दिन, शरीर का तापमान 29 डिग्री, हृदय गति 0, श्वसन 0, मगर ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। कोई जैविक प्रक्रिया सक्रिय है। यह चिकित्सा विज्ञान के सभी नियमों का उल्लंघन है। उसने पेन रखा, फिर एक गहरी सांस ली। ठीक है, अगर तुम यहां हो तो मुझसे बात करो, मैं जानना चाहता हूं। तुम कौन हो? सन्नाटा। कुछ नहीं हुआ। आर्यन ने फिर कहा, मैं डॉक्टर हूं। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बस समझना चाहता हूं। तभी लाइट फिर टिमटिमाई, 1 बार, 2 बार, फिर कमरे में अंधेरा छा गया। आर्यन की सांस रुक गई। कौन है? कौन है वहां? तभी उसे लगा कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। उसकी गर्दन पर एक ठंडी सांस महसूस हुई। वो मुड़ा और वहां अंधेरे में वो खड़ी थी, वही लड़की, मगर इस बार वो टेबल पर नहीं थी। वो उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं, गहरी, काली, मगर इस बार उनमें कुछ था, एक अजीब सी चमक। वो मुस्कुरा रही थी। आर्यन चीखना चाहता था, मगर आवाज नहीं निकली। वो लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी। वो हवा में तैर रही थी, और फिर उसने अपना हाथ आर्यन के गाल पर रखा। ठंडा हाथ, मगर इस बार जीवंत। आर्यन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी लहर दौड़ी। वो हिल नहीं पा रहा था। वो लड़की उसके बिल्कुल पास आई। उसकी सांसें आर्यन के चेहरे को छू रही थीं, और फिर उसने फुसफुसाकर कहा, तुमने मुझे जगाया है आर्यन, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी, डरावनी मगर आकर्षक। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। तुम कौन हो? वो मुस्कुराई। मैं वो हूं जो तुमने बुलाया।
तुम्हारे सवालों ने, तुम्हारे प्रयोगों ने, तुमने मुझे मौत की नींद से जगा दिया। मगर तुम मर चुकी हो। मौत क्या होती है आर्यन? एक दरवाजा या सिर्फ एक पड़ाव? तुमने खुद तो कहा था मौत के पार भी कुछ है, और तुम सही थे। वो उसके और करीब आई। उसका चेहरा अब आर्यन के चेहरे से सिर्फ इंच भर दूर था। मगर तुम्हें एक बात समझनी होगी, उसने कहा। मैं अकेली नहीं आई। जब तुमने उस दुनिया का दरवाजा खोला तो और भी चीजें साथ आ गईं, और अब वो तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। आर्यन के होंठ कांप रहे थे। मैं क्या करूं? वो हंसी, एक धीमी रहस्यमय हंसी। कुछ नहीं, बस मुझे महसूस करो, मुझे जीने दो तुम्हारे जरिए। और फिर उसने अपने होंठ आर्यन के गाल पर रखे, ठंडे बर्फ की तरह। आर्यन की आंखें बंद हो गईं। उसे लगा जैसे उसकी रूह उसके शरीर से खींची जा रही है। कुछ सेकंड बाद जब उसकी आंखें खुली तो लाइटें वापस जल चुकी थीं। वो फर्श पर गिरा हुआ था। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। टेबल पर वो लाश फिर से चादर से ढकी पड़ी थी। मगर जब आर्यन ने अपने गाल को छुआ तो वहां गीलापन था, और उसके हाथ पर काले निशान थे, उंगलियों के निशान। उसने अपनी डायरी देखी। उसमें आखिरी लाइन उसने नहीं लिखी थी, तुम मेरे हो आर्यन, अब हमेशा के लिए। आर्यन चीखने लगा। वो लैब से भागा, दरवाजा पटक कर बाहर निकला। मगर जब वो बाहर आया तो उसे एहसास हुआ उसकी जेब में कुछ था, एक छोटा सा बाल का गुच्छा, काले लंबे बाल, वही बाल जो उस लड़की के थे। आर्यन ने उसे फेंक दिया। मगर जब वो अपने क्वार्टर पहुंचा और दर्पण में देखा तो उसके कंधे पर फिर से वही बाल थे, और उसके कान में एक आवाज गूंजी, तुम भाग नहीं सकते। उस रात आर्यन को नींद नहीं आई। वो बस बैठा रहा, खिड़की से बाहर देखता रहा, और हर बार जब वो पलक झपकाता तो उसे लगता वो खड़ी है कमरे के कोने में, मुस्कुराती हुई, उसे देखती हुई, उसका इंतजार करती हुई। अगली सुबह जब आर्यन उठा तो उसका सिर भारी था, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे, चेहरा पीला और थका हुआ लग रहा था। उसने शीशे में देखा। वो खुद को नहीं पहचान पा रहा था, जैसे कोई और इंसान उसकी शक्ल में रह रहा हो। उसने तय किया कि आज वो कॉलेज नहीं जाएगा। डीन साहब को फोन करके बीमारी की छुट्टी ले लेगा। मगर जैसे ही उसने फोन उठाया उसका हाथ कांपने लगा। फोन की स्क्रीन पर एक मैसेज था, अननोन नंबर से। मुझसे भागोगे कहां आर्यन? उसका दिल धक से रह गया। उसने तुरंत नंबर वापस डायल किया। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अस्तित्व में नहीं है। आर्यन ने फोन फेंक दिया। उसने अपने सिर को पकड़ लिया। नहीं नहीं, यह सच नहीं हो सकता। मगर तभी उसके कमरे की खिड़की से एक ठंडी हवा का झोंका आया, और उस हवा में वो खुशबू थी, गीली मिट्टी, यमुना का पानी और कुछ और, मौत की बू। आर्यन ने खिड़की की तरफ देखा। पर्दे हिल रहे थे और पर्दे के पीछे से एक परछाई दिख रही थी, वही लंबे बाल, वही सफेद साड़ी। आर्यन पीछे हटा। उसकी सांसें तेज हो गईं। तुम क्या चाहती हो मुझसे? पर्दा धीरे धीरे हटा और वहां वो खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा और भी साफ दिख रहा था, सुंदर, बेहद सुंदर। मगर उस सुंदरता में कुछ ऐसा था जो रूह को ठंडा कर देता था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें चाहती हूं आर्यन, पूरी तरह से। मगर तुम मर चुकी हो, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। मैं मरी नहीं हूं, उसने कहा। तुमने मुझे फिर से जिंदा किया है, तुम्हारे छुअन ने, तुम्हारे प्रयोगों ने। तुमने मुझे एक नया जन्म दिया है। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। आर्यन पीछे हटता गया, जब तक कि उसकी पीठ दीवार से नहीं टकरा गई। वो उसके बिल्कुल सामने आ गई। उसकी आंखें अब पहले से अलग थीं। उनमें एक अजीब सी चमक थी, जीवंत मगर खतरनाक। तुम डरते क्यों हो? उसने पूछा। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं तो तुम्हें प्यार करती हूं। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। प्यार? यह प्यार नहीं है, यह एक श्राप है। वो
वो हंसी। श्राप और प्यार में फर्क क्या है आर्यन? दोनों ही तुम्हें बांध लेते हैं, हमेशा के लिए। उसने अपना हाथ उसके सीने पर रखा। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम्हारा दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है? उसने कहा। ये गर्मी, ये जीवन, मुझे इसकी जरूरत है। नहीं, मुझसे दूर रहो। मगर उसने अपना चेहरा उसकी गर्दन के पास ले जाया और फिर उसने अपने होंठ उसकी गर्दन पर रखे। आर्यन को लगा जैसे उसकी रूह खींची जा रही है। उसकी आंखें बंद हो गईं। पूरे शरीर में एक अजीब सी कमजोरी आ गई। कुछ सेकंड बाद जब उसकी आंखें खुली तो वो फर्श पर गिरा हुआ था। कमरे में कोई नहीं था, मगर जब उसने अपनी गर्दन को छुआ तो वहां गीलापन था और दर्द। उसने शीशे में देखा। गर्दन पर दांतों के निशान थे, हल्के मगर साफ। आर्यन चीखने लगा। उस दिन से हर रात वो आने लगी, कभी खिड़की से, कभी दरवाजे से, कभी बस अचानक कमरे में मौजूद हो जाती। और हर बार वो आर्यन को छूती, उसे चूमती, उससे बातें करती। और हर बार आर्यन थोड़ा और कमजोर हो जाता। उसका वजन घटने लगा, चेहरे पर झुर्रियां आने लगीं, बाल सफेद होने लगे, जैसे वो उसकी जिंदगी पी रही हो। धीरे धीरे, एक एक बूंद। 10वें दिन आर्यन का वजन 10 किलो कम हो चुका था। उसकी आंखें धंस गई थीं, हड्डियां बाहर निकल आई थीं। चेहरा इतना पीला था कि लोग उसे देखकर डर जाते थे। कॉलेज में सब लोग चिंतित थे। डॉक्टर राजेश ने उसे अपने केबिन में बुलाया। आर्यन, तुम्हारी ये हालत क्यों है? तुम बीमार हो? किसी डॉक्टर को दिखाया? आर्यन ने सिर हिलाया। उसकी आवाज कमजोर थी। मैं ठीक हूं सर। ठीक? तुम देखो अपनी शक्ल शीशे में, तुम जैसे किसी भूत की तरह लग रहे हो। क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? आर्यन कुछ बोल नहीं पाया, वो बस चुप बैठा रहा। डॉक्टर राजेश ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। सुनो, तुम्हें ब्रेक चाहिए। मैं डीन साहब से बात करूंगा। तुम 1 महीने की छुट्टी ले लो, घर जाओ, आराम करो। मगर आर्यन जानता था घर जाने से कुछ नहीं होगा। वो उसके साथ जाएगी। वो हर जगह उसके साथ है, उसकी परछाई की तरह। उस रात जब आर्यन अपने कमरे में लेटा था तो फिर वही हुआ। रात के ठीक 12 बजे कमरे का तापमान अचानक गिर गया। आर्यन की सांसें धुंध की तरह दिखने लगी। और फिर वो आई। इस बार वो खिड़की से नहीं आई। वो बस अचानक बिस्तर के पास खड़ी थी, जैसे हवा से प्रकट हुई हो। आर्यन ने आंखें खोली और उसे देखा। अब उसे डर नहीं लग रहा था, सिर्फ थकान थी, हार थी। तुम फिर आ गई, उसने धीमी आवाज में कहा। वो मुस्कुराई। मैं तो हमेशा यही हूं आर्यन, तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंदर। उसने बिस्तर पर बैठकर अपना हाथ आर्यन के माथे पर रखा। उसका स्पर्श अब पहले जितना ठंडा नहीं था। अब उसमें एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे वो धीरे धीरे जीवित हो रही हो। तुम मुझे क्यों नहीं मार देती? आर्यन ने पूछा। इस तड़पाने से अच्छा है एक बार में खत्म कर दो। वो हंसी। मारना? नहीं आर्यन, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती। मैं तो तुम्हें जीना सिखा रही हूं, असली जीवन, मौत के पार का जीवन। मगर मैं मर रहा हूं। नहीं, उसने उसके होंठों पर उंगली रखते हुए कहा। तुम बदल रहे हो, तुम मेरे जैसे बन रहे हो, दोनों दुनियाओं के बीच में, न जिंदा न मुर्दा, बस अनंत। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। मैं नहीं चाहता ये, मुझे जाने दो प्लीज। वो उसके पास और करीब आई। उसका चेहरा अब आर्यन के चेहरे को छू रहा था। जाने दूं? उसने फुसफुसाते हुए कहा। मगर तुमने तो मुझे जगाया था, तुमने तो मुझसे सवाल किए थे, तुमने तो कहा था मौत के पार क्या है। मैंने गलती की। नहीं, उसने कहा। तुमने सच खोजा और अब सच तुम्हारे सामने है। मैं हूं तुम्हारा सच। उसने अपने होंठ आर्यन के होंठों पर रख दिए। इस बार आर्यन ने विरोध नहीं किया। वो थक चुका था। उस चुंबन में कुछ अजीब था, ठंडा मगर नशीला।
जैसे बर्फीली शराब, जैसे जहर जो मीठा लगे। आर्यन को लगा जैसे उसकी रूह उसके शरीर से खिंच रही है। उसके सामने अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में उसने कुछ देखा। एक जगह अंधेरी, ठंडी, जहां हजारों परछाइयां घूम रही थीं, चीखें, कराहें, और उन सबके बीच में वो खड़ी थी, मगर अकेली नहीं। उसके पीछे और भी थे, औरतें, मर्द, बच्चे। सबकी आंखें खाली थीं, सब चुपचाप खड़े थे और सबकी नजर आर्यन पर थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बहुत दूर से मगर साफ। आर्यन, बचो, ये तुम्हें अपनी दुनिया में खींच रही है। एक बार गए तो वापस नहीं आ सकोगे। आर्यन की आंखें खुल गईं। वो हाँफ रहा था, पसीने से लथपथ था। वो लड़की अब भी उसके पास बैठी थी, मुस्कुरा रही थी। तुमने देखा ना? उसने पूछा। मेरी दुनिया, जल्द ही तुम भी वहां आओगे, हमेशा के लिए। आर्यन ने अपनी आखिरी ताकत बटोरी। उसने उसे धक्का दिया और बिस्तर से उतर गया। नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। वो हंसी। तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है आर्यन। देखो अपनी शक्ल, तुम पहले ही आधे मर चुके हो। आर्यन ने शीशे में देखा और सच में उसकी शक्ल बदल चुकी थी। त्वचा सूखी और सिकुड़ी हुई थी, आंखों के गड्ढे गहरे हो गए थे, होंठ फटे हुए थे और उसकी आंखों में वो चमक खत्म हो चुकी थी। वो एक जीवित लाश लग रहा था। वो चिल्लाया जोर से, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मगर उसकी चीख खाली कमरे में गूंजती रही। वो लड़की गायब हो चुकी थी, मगर उसकी हंसी अभी भी गूंज रही थी। दीवारों में, हवा में, आर्यन के दिमाग में। वो फर्श पर गिर गया, रोने लगा। उसे एहसास हो गया था अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो उसकी बन चुकी थी, पूरी तरह से। अगली सुबह जब डॉक्टर राजेश ने आर्यन के कमरे का दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने दरवाजा तोड़ा। अंदर आर्यन फर्श पर बेहोश पड़ा था। उसके शरीर पर जगह जगह नीले निशान थे, गर्दन पर काटने के निशान थे और उसके होंठ बिल्कुल नीले पड़ चुके थे। डॉक्टर राजेश ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई, मगर जब पैरामेडिक्स ने आर्यन को उठाया तो उसकी मुट्ठी में कुछ था, एक कागज। उस पर खून से लिखा था, वो मुझे ले जा रही है, कोई मुझे बचा नहीं सकता। अगर मैं वापस आया तो मैं वो नहीं रहूंगा जो मैं था, मुझे माफ कर देना। और उसके नीचे एक और लाइन थी, किसी और की लिखावट में, अब वो मेरा है, हमेशा के लिए, तुम्हारी प्रिया। डॉक्टर राजेश के हाथों से वो कागज गिर गया। उन्होंने आर्यन की नोटबुक देखी जो बिस्तर के पास पड़ी थी। उसमें आखिरी पन्ने पर एक तस्वीर थी, एक लड़की की, काले बाल, सफेद साड़ी, और तस्वीर के नीचे लिखा था, प्रिया शर्मा, उम्र 26, मृत्यु 15 अक्टूबर 2024, कारण आत्महत्या, यमुना नदी। डॉक्टर राजेश को सब समझ आ गया। वो लड़की जो आर्यन की लैब में आई थी, उसने खुदकुशी की थी और अब वो वापस आई थी अपना प्यार पाने, या शायद अपना बदला लेने। आर्यन को अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टरों ने उसकी जांच की, सब कुछ नॉर्मल था। दिल, फेफड़े, किडनी सब ठीक काम कर रहे थे, मगर फिर भी वो मर रहा था। उसका वजन लगातार घट रहा था, शरीर कमजोर होता जा रहा था और सबसे अजीब बात, हर रात उसकी आंखों से खून बहता था। डॉक्टर परेशान थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक रात जब अस्पताल में सब सो गए थे तो आर्यन की आंखें खुली। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से बाहर की स्ट्रीट लाइट की रोशनी आ रही थी और उस रोशनी में एक परछाई थी। वो फिर आ गई थी। आर्यन ने उसे देखा। अब उसे कोई हैरानी नहीं हुई, वो जानता था कि वो आएगी। तुम फिर आ गई, उसने कहा। उसकी आवाज अब बहुत कमजोर थी। वो मुस्कुराई और बिस्तर के पास आई। मैं तो कहीं गई ही नहीं थी आर्यन, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं।
उसने अपना हाथ उसके सीने पर रखा। तुम्हारा दिल अब बहुत धीमा धड़क रहा है, जल्द ही ये रुक जाएगा। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसके चेहरे पर एक गहरा दर्द उभर आया। तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, उसने धीरे से कहा, मगर तुमने मुझे जगाया, तुमने मुझे मौत की नींद से उठाया, और अब मैं अकेली नहीं रह सकती। मगर मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। मैं जीना चाहता हूं। जीना? उसने कहा। तुम्हें लगता है यह जीना है? रोज मरना, रोज उठना, बस इसलिए कि तुम्हारा दिल धड़क रहा है? नहीं आर्यन, असली जिंदगी तो मौत के बाद शुरू होती है। वहां न दर्द है, न तकलीफ, बस शाश्वत शांति। तुम झूठ बोल रही हो। मैंने देखा है तुम्हारी दुनिया। वहां सिर्फ अंधेरा है। वो हंसी, एक कड़वी हंसी। हां, अंधेरा है, मगर कम से कम वो अकेला अंधेरा नहीं है। वहां हम सब साथ हैं, और जल्द ही तुम भी होगे। उसने अपना चेहरा आर्यन की गर्दन के पास ले जाया। मगर पहले मुझे तुम्हारी थोड़ी और ऊर्जा चाहिए, तुम्हारा थोड़ा और जीवन। आर्यन चिल्लाना चाहता था, मगर उसकी आवाज नहीं निकली। उसने अपने दांत उसकी गर्दन में गड़ा दिए। आर्यन को ऐसा लगा जैसे उसकी रूह खींची जा रही है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे लगा जैसे वो एक गहरे अंधेरे कुएं में गिर रहा है, और उस कुएं में हजारों हाथ थे। सब उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, खींच रहे थे। तभी एक तेज रोशनी चमकी। नर्स ने कमरे की लाइट ऑन कर दी थी। वो लड़की तुरंत गायब हो गई। नर्स आर्यन के पास आई। आप ठीक हैं? आर्यन ने अपनी गर्दन को छुआ। गीला था खून से। नर्स ने देखा और चीख मारी, डॉक्टर, डॉक्टर, यहां आइए। डॉक्टर दौड़ते हुए आए। उन्होंने आर्यन की गर्दन देखी। 2 गहरे निशान थे, जैसे किसी जानवर ने काट लिया हो। ये कैसे हुआ? डॉक्टर ने पूछा। आर्यन कुछ नहीं बोला। वो बस चुपचाप लेटा रहा। उसे पता था कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। अगले 2 दिनों में आर्यन की हालत और बिगड़ती गई। अब वो बोल भी नहीं पा रहा था, बस लेटा रहता था। आंखें खुली, मगर जैसे वो कहीं और देख रहा हो। डॉक्टर राजेश रोज उससे मिलने आते थे। एक दिन उन्होंने आर्यन के कान में फुसफुसाकर कहा, आर्यन, मैं जानता हूं तुम मुझे सुन रहे हो। मैंने तुम्हारी नोटबुक पढ़ी है। मुझे पता है वो लड़की वापस आई है। आर्यन की पलकें हिली। डॉक्टर राजेश आगे बोले, मैंने उस लड़की के बारे में पता लगाया, प्रिया शर्मा। वो एक मेडिकल स्टूडेंट थी। उसने अपनी जिंदगी में बहुत तकलीफ झेली थी। उसका ब्रेकअप हुआ था, डिप्रेशन में चली गई थी, और फिर उसने यमुना में छलांग लगा दी। आर्यन की आंखों से एक आंसू निकल आया। मगर डॉक्टर राजेश ने कहा, उसकी डायरी मिली थी पुलिस को। उसमें लिखा था, मैं मरना नहीं चाहती, मगर मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। काश कोई मुझे बचा लेता। आर्यन के होंठ कांपे। उसने कुछ कहने की कोशिश की। डॉक्टर राजेश ने कान पास लाया। आर्यन ने बहुत धीमी आवाज में कहा, वो अकेली नहीं रहना चाहती, वो प्यार चाहती है। डॉक्टर राजेश का गला भर आया। उस रात जब सब सो गए तो आर्यन ने आखिरी बार उसे देखा। वो उसके बिस्तर के पास बैठी थी। इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर दो आर्यन, उसने कहा। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, मगर मैं बहुत अकेली हूं। उस अंधेरे में बहुत डर लगता है। आर्यन ने अपना कमजोर हाथ उठाया और उसके गाल पर रखा। तुम सिर्फ प्यार चाहती थी, उसने कहा। वो रो पड़ी। हां, बस प्यार, मगर मुझे कभी मिला नहीं। आर्यन ने मुस्कुराने की कोशिश की। अब मिल गया ना? और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। उसका हाथ नीचे गिर गया। मॉनिटर पर फ्लैट लाइन आ गई। प्रिया चीखी, नहीं नहीं आर्यन, मत जाओ। मगर बहुत देर हो चुकी थी। आर्यन चला गया था, और प्रिया, वो फिर से अकेली रह गई। आर्यन की मौत के बाद पूरे कॉलेज में सन्नाटा छा गया।
एक होनहार डॉक्टर, एक शानदार रिसर्चर इतनी कम उम्र में चला गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया, कारण अज्ञात, शरीर में सभी अंग स्वस्थ मगर ऊर्जा का पूर्ण क्षय। डॉक्टरों को समझ नहीं आया कि यह कैसे संभव था, मगर डॉक्टर राजेश को पता था। उन्होंने आर्यन की डायरी पढ़ी थी। वो सब जानते थे। आर्यन का अंतिम संस्कार तीसरे दिन हुआ, मगर उससे एक दिन पहले डॉक्टर राजेश ने एक अजीब फैसला लिया। वो रात को मॉर्चुअरी गए, जहां आर्यन की लाश रखी थी। उन्होंने दरवाजा खोला। अंदर वही ठंडी सर्द हवा थी। आर्यन की लाश एक स्टील की ट्रे पर पड़ी थी, सफेद चादर से ढकी हुई। डॉक्टर राजेश ने चादर हटाई। आर्यन का चेहरा शांत था, मगर उस पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसे आखिरकार शांति मिल गई हो। डॉक्टर राजेश ने उसके हाथ को छुआ। ठंडा था, बर्फ की तरह, मगर तभी उन्हें कुछ महसूस हुआ, एक हल्की सी कंपन। उन्होंने अपना हाथ वापस खींच लिया। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने स्टेथोस्कोप उठाया और आर्यन की छाती पर रखा। कुछ नहीं, दिल की धड़कन नहीं थी, मगर फिर एक हल्की सी आवाज, बहुत धीमी, जैसे कोई दूर से फुसफुसा रहा हो। राजेश सर। डॉक्टर राजेश का दिल धक से रह गया। उन्होंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। आर्यन? उन्होंने हिचकिचाते हुए पूछा। हां, वो आवाज फिर आई। मैं यहां हूं, मगर वहां भी। क्या मतलब? मैं दोनों जगह हूं, इस दुनिया में और उस दुनिया में भी। डॉक्टर राजेश के हाथ कांपने लगे। आर्यन, यह कैसे संभव है? वो मुझे पूरी तरह नहीं ले जा सकी। मैंने आखिरी पल में उससे कहा था कि मैं उसे प्यार करता हूं, और वो रुक गई। मतलब? उसे प्यार चाहिए था, सिर्फ प्यार, और जब मैंने उसे दिया तो उसकी भूख शांत हो गई। मगर अब मैं फंस गया हूं दोनों दुनियाओं के बीच में। डॉक्टर राजेश की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? आप नहीं कर सकते। अब सिर्फ एक रास्ता है। कौन सा? मुझे जलाना होगा, मेरी लाश को आग में। तभी मैं पूरी तरह मुक्त हो सकता हूं, नहीं तो मैं हमेशा इसी बीच में भटकता रहूंगा। डॉक्टर राजेश ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं कल सुबह तुम्हारा अंतिम संस्कार करवा दूंगा। नहीं, अभी करना होगा। अगर सुबह तक रुके तो वो फिर आएगी, और इस बार वो मुझे पूरी तरह अपनी दुनिया में खींच लेगी। डॉक्टर राजेश समझ गए। उन्होंने आर्यन की डायरी उठाई। उसमें लिखा था, अगर कभी ऐसा हो कि मैं न जिंदा रहूं न मर सकूं, तो मुझे आग में जला देना। यह एकमात्र रास्ता है। डॉक्टर राजेश ने तय किया। उन्होंने स्ट्रेचर पर आर्यन की लाश को रखा और धीरे से मॉर्चुअरी के बाहर ले गए। रात के 2 बज रहे थे। कॉलेज में कोई नहीं था। वो उसे कॉलेज के पीछे वाले खाली मैदान में ले गए, जहां कभी कभी मेडिकल वेस्ट जलाई जाती थी। उन्होंने लकड़ियां इकट्ठी की, मिट्टी का तेल डाला और फिर माचिस जलाई। आग धीरे धीरे फैलने लगी। डॉक्टर राजेश ने आर्यन की लाश को उस आग में रख दिया। जैसे ही आग ने आर्यन के शरीर को छुआ, एक तेज चीख गूंजी, एक औरत की चीख। नहीं, नहीं, तुम ये क्या कर रहे हो? डॉक्टर राजेश ने पीछे मुड़कर देखा। वो वहां खड़ी थी, प्रिया। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों थे। तुम उसे मुझसे छीन रहे हो। नहीं, डॉक्टर राजेश ने कहा, मैं उसे मुक्त कर रहा हूं। उसे तुम्हारे और इस दुनिया के बीच में नहीं फंसना चाहिए। प्रिया रोने लगी। मगर मैं अकेली रह जाऊंगी। डॉक्टर राजेश का दिल भर आया। तुम्हें भी जाना होगा प्रिया, तुम्हारा समय यहां खत्म हो चुका है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी आर्यन के साथ। मगर तभी आग की लपटें तेज हो गईं और उसी पल आर्यन की लाश से एक रोशनी निकली, एक आत्मा, आर्यन की आत्मा। वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। प्रिया ने उसे देखा
और रोते हुए चिल्लाई, आर्यन मत जाओ प्लीज। आर्यन की आत्मा ने उसकी तरफ देखा और फिर मुस्कुराई। उसने अपना हाथ प्रिया की तरफ बढ़ाया। प्रिया समझ नहीं पाई। तुम मुझे बुला रहे हो? आर्यन की आत्मा ने सिर हिलाया। आओ, अब हम साथ चलेंगे, मगर उस अंधेरी दुनिया में नहीं, बल्कि वहां जहां रोशनी है। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू। सच में? हां, अब कोई अंधेरा नहीं, कोई अकेलापन नहीं, बस शांति। प्रिया ने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने आर्यन का हाथ पकड़ा, वो भी रोशनी में बदलने लगी। उसका चेहरा अब डरावना नहीं था, वो फिर से वैसी हो गई थी जैसी जिंदगी में थी, सुंदर, शांत। दोनों आत्माएं धीरे धीरे ऊपर उठने लगीं और फिर एक तेज रोशनी में गायब हो गईं। डॉक्टर राजेश घुटनों के बल गिर गए, रोने लगे। आग धीरे धीरे बुझने लगी। अगली सुबह जब लोग आए तो वहां सिर्फ राख बची थी, आर्यन की राख। मगर अजीब बात यह थी कि उस राख से फूलों की खुशबू आ रही थी और हवा में दो आवाजें गूंज रही थीं, एक मर्द की, एक औरत की। दोनों हंस रहे थे साथ। आखिरकार आर्यन के जाने के बाद कॉलेज में कुछ महीने सब कुछ शांत रहा। मॉर्चुअरी को बंद कर दिया गया था। डॉक्टर राजेश ने रिटायरमेंट ले लिया। वो जो कुछ देखा था उसे भूल नहीं पा रहे थे। मगर 6 महीने बाद जब कॉलेज में नई बैच आई तो फिर से अजीब चीजें होने लगी। एक नया प्रोफेसर आया, डॉक्टर अनुराग मेहता। वो भी फॉरेंसिक में रुचि रखता था। उसने आर्यन की पुरानी लैब को दोबारा खोलने की मांग की। डीन साहब ने मना किया, मगर अनुराग ने जिद की। सर, एक अच्छे वैज्ञानिक की मौत से विज्ञान को नहीं रुकना चाहिए। मैं आर्यन की रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहता हूं। आखिरकार डीन साहब मान गए। मॉर्चुअरी को फिर से खोल दिया गया। पहली रात जब अनुराग वहां गया तो उसे सब कुछ सामान्य लगा। पुरानी मेज, पुरानी मशीनें, सब वैसे ही थे। मगर जब उसने आर्यन की पुरानी डायरी देखी जो अलमारी में रखी हुई थी तो उसे अजीब लगा। डायरी के आखिरी पन्ने पर कुछ लिखा था, मगर यह आर्यन की लिखावट नहीं थी। जो भी इस जगह पर रिसर्च करने आएगा उसे सावधान रहना होगा। मौत के पार की दुनिया सिर्फ अंधेरी नहीं होती, वहां भूखी आत्माएं भी होती हैं और वो इंतजार करती हैं किसी जीवित की जो उन्हें वापस बुला सके। अनुराग ने हंसकर डायरी को अलमारी में वापस रख दिया। यह सब बकवास है, उसने खुद से कहा। मगर उसी रात जब वो लैब में अकेला काम कर रहा था तो उसे आवाज सुनाई दी। अनुराग। बहुत धीमी, बहुत दूर से उसने इधर उधर देखा। कोई नहीं था। किसने बुलाया? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं आया। उसने अपना काम जारी रखा, मगर फिर उसे लगा जैसे कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा और वहां एक परछाई थी, धुंधली मगर साफ। एक औरत की परछाई, लंबे बाल, सफेद साड़ी। अनुराग का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम कौन हो? परछाई मुस्कुराई और फिर गायब हो गई। अनुराग कांप गया। उसने तुरंत लैब से बाहर निकलने की सोची, मगर जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और लाइटें बुझ गईं। अंधेरे में एक आवाज गूंजी, तुम वही गलती मत करो जो आर्यन ने की, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा। अनुराग चीखने लगा। अगली सुबह जब चौकीदार ने लैब खोली तो अनुराग बेहोश पड़ा था। जब वो होश में आया तो उसने सब कुछ बता दिया। डीन साहब ने फौरन मॉर्चुअरी को हमेशा के लिए बंद करने का आदेश दे दिया। उस जगह को सील कर दिया गया। मगर आज भी कहा जाता है कि बरसात की रातों में उस लैब से एक औरत की हंसी सुनाई देती है और कभी कभी खिड़की से एक परछाई दिखती है, लंबे बाल, सफेद साड़ी। वो आज भी वहां है, इंतजार कर रही है किसी नए शिकार का, किसी ऐसे इंसान का जो मौत के पार झांकने की कोशिश करे। और जब भी कोई ऐसा करेगा वो फिर से जाग जाएगी और फिर से प्यार मांगेगी,
या फिर जान। आज भी अगर आप दिल्ली के उस मेडिकल कॉलेज के पास से गुजरें और बरसात की रात हो तो ध्यान से सुनिएगा। शायद आपको भी वो आवाज सुनाई दे, आओ मेरे पास आओ। मगर अगर सुनाई दे तो भूल कर भी पीछे मुड़कर मत देखिएगा, क्योंकि अगर आपने देख लिया तो वो आपको भी अपनी दुनिया में खींच लेगी। वो दुनिया जहां न दिन है न रात, न जिंदगी है न मौत, बस अंतहीन अंधेरा और एक भूखी आत्मा जो सिर्फ प्यार चाहती है, या फिर आपकी जान। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट में जरूर बताइए। और हां, अगर आप भी किसी ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जहां कुछ अजीब होता हो तो मुझे लिखिएगा। शायद अगली कहानी आपके शहर की हो। और रात में अकेले सोते वक्त अगर आपको लगे कि कोई आपके पास खड़ा है तो घबराइए मत। शायद सिर्फ हवा हो, या शायद वो हो। शुभ रात्रि।